हेलो स्टूडेंट्स, आज की केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे तो हमने यहाँ पे 7 की फैक्टर्स लिखा हुआ है, हालांकि जरूरी नहीं है यही हो, इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट की फैक्टर जिन पे रेट डिपेंड करेगा। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या सोचते हैं आप लोग? यदि किसी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? जस्ट थिंक। हालांकि ये हर केस में अप्लाइड नहीं होगा, बट इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा ही, याद नहीं होगा अलग बात है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन यही तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of the reactant raised to the power their stoichiometric coefficient, rather product of concentration of reactants raised to the power stoichiometric coefficient। यानी कि रिएक्शन के रेट को रिएक्शन की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इन जनरल rate of reaction increases with increase in concentration of reactants। Rate of reaction increases with increase in concentration of reactants। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। एक कोलिजन थियरी है रिएक्शन रेट की, जो कहती है कि रिएक्शन इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन के दौरान उनका एनर्जी हाई स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बना बैठते हैं। ठीक है, तो यूं समझिए कि जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे ज्यादा कोलिजन होंगे। ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट होने से ज्यादा कोलिजन होंगे, और अगर ज्यादा कोलिजन होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक। सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट उन रिएक्शंस में एप्लीकेबल होता है जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में होते हैं। तो ऐसे समझिए कि लाइक अगर मैं गैस पे ये फार्मूला लगा दूं P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, तो N बाई वी आर टी, तो P इज इक्वल टू CRT हो गया। तो यदि R और T को कांस्टेंट में ले लूं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का इम्पैक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेट बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर बढ़ाने पर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि रिएक्शंस आर एक्चुअली रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आप गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, और अगर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा बनता है यूनिट टाइम में। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो प्रेशर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। नंबर 3, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नाम से ही उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि कैटलिस्ट इज कनेक्टेड टू रेट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट को चेंज करता है। हालांकि हम लोग को कैटलिस्ट नाम सुनने से ये फीलिंग आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, तो इन जनरल तो मैं यही बात करूंगा कि कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। बट टेक्निकली कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हिच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। तो कैटलिस्ट कैन चेंज, catalyst is a substance which changes the rate of reaction.
बट रिमेंबर इन जनरल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कैटलिस्ट, जब भी हम बात करते हैं कि रिएक्शन को कैटलाइज करने का है, इसका मतलब यही होता है कि रिएक्शन का रेट बढ़ाना होता है, घटाने का बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है। नंबर 4, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसको सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास पानी है, मुझे 10 ग्राम नमक डालना है पानी में और डाल के घुलना है। तो नमक का पानी में जाके जो घुलने का एक प्रोसेस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि नमक आपने बड़ा टुकड़ा लिया है, एक सिंगल पीस लिया है, या पाउडर्ड फॉर्म लिया है। यदि आपने सिंगल पीस लिया तो उसमें आप घुमाते रहेंगे, बहुत देर में जाके डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर आप पाउडर्ड फॉर्म लेंगे तो फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कम समय लगा। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप उस बड़े से टुकड़े को क्रश करके पाउडर्ड बना दोगे तो पाउडर्ड बनाने पे सरफेस एरिया बढ़ जाती है, तो ज्यादा रिएक्टेंट्स डायरेक्टली दूसरे रिएक्टेंट से एक्सपोज्ड होंगे। और यदि एक्सपोजर एरिया एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ जो इंटरैक्शन एरिया होता है यदि वो बढ़ जाए तो रिएक्शन जल्दी होती है, कम टाइम में प्रोडक्ट बन जाता है। राइट। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस में हम लोग दो बातें करते हैं इन जनरल। एक तो बात एनर्जी की करते हैं यानी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की करते हैं, और एक बात करते हैं इंटेंसिटी की। मेरा यहाँ पे पर्पस इंटेंसिटी से है। ये उन्हीं रिएक्शंस में एप्लीकेबल होता है जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी जो फोटोन की प्रेजेंस में होती हैं, यानी जो रेडिएशंस की प्रेजेंस में होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस एक्चुअली स्टार्ट विद दैट फोटोन। तो जितने ज्यादा फोटोन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे गिरेंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट करके या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में बदल जाएंगे या फिर वो चेन रिएक्शन बना के फाइनली प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस रेट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हाई डू वी कॉल दिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट? बिकॉज इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, हाई इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द रिएक्टेंट। तो इन जनरल मैं कह सकता हूं, इन जनरल रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस यूज्ड। तो कितनी सारी रिएक्शन लाइक H2 plus Cl2 giving HCl, even H2 plus O2 giving H2O, there are so many reactions which are photochemical reactions जिनका इनिशिएशन, जिनकी बिगिनिंग फोटोन की प्रेजेंस में होती है। तो जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फूट जाएंगे और उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने का चांस होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस का बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट इज नेचर ऑफ रिएक्शंस। इन जनरल नेचर ऑफ रिएक्शन में मैं यही बात बोलूंगा कि द रिएक्शंस which involve more bond changes are slow and the reactions involve less bond changes are fast. ऐसी रिएक्शंस जहां पे बॉन्ड चेंजेस अधिक इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शंस स्लो होती हैं, और जिन रिएक्शन में बॉन्ड चेंजेस कम इन्वॉल्व होते हैं वो रिएक्शंस फास्ट होती हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको ज्यादा बॉन्ड तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा समय लगेगा तोड़ करके बनाने में, और अगर कम बॉन्ड तोड़ना है या तोड़ना ही नहीं है सबसे अच्छी बात हो तो उस केस में प्रोडक्ट फटाक से बन जाएगा। इस सीक्वेंस में हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस यहाँ क्लासिफाइड फॉर्म में लिखी हुई है, एक मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, एक आयनिक रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल टूटता है और दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। लाइक अगर मैं CH3CH2Cl ले लूं और इसकी साइनाइड आयन से रिएक्शन करा दूं, CH3CH2Cn बना और प्लस Cl- निकला। ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आता है, एक कार्बन पे अटैक करता है, क्लोरीन को नॉकआउट करता है, खुद बॉन्ड बना बैठता है। यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस इन्वॉल्व हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व है।
तो जहां भी बॉन्ड का ब्रेकिंग इन्वॉल्व होगा एनर्जी फैक्टर आएगा, टाइम फैक्टर भी आएगा, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस, जैसे मैं एक HCl प्लस NaOH का रिएक्शन ले लिया, चेंजिंग इनटू H2O प्लस NaCl, सॉरी HCl प्लस NaOH चेंजिंग इनटू H2O प्लस NaCl। यहाँ पे HCl और NaOH के अंदर है क्या? HCl is nothing but H plus and Cl minus. It is completely ionized form. HCl is a strong electrolyte. Strong electrolyte होने के नाते completely ionized है। ऐसे ही NaOH strong electrolyte होने की वजह से Na plus और OH minus में split होके 100% ionized form में पड़ा हुआ है। तो अब करना क्या है? H ion और OH ion combine किया, वाटर बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा। आपको शुरुआत में ही, चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि these reactions are instantaneous, super fast reactions. इनमें टाइम ही नहीं लगता है, रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट को देखा, प्रोडक्ट बना बैठा, राइट? तो इट्स लाइक दैट, दिस वेरी फास्ट रिएक्शन जहां पे बॉन्ड चेंजेस कम होते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर यूं कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर स्लो and ionic reactions are fast. मॉलिक्यूलर रिएक्शंस स्लो होते हैं, आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। अब आप मॉलिक्यूलर में भी 4-5 टाइप के रिएक्शन ले लो, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड अदर रिएक्टेंट, the different molecular reactions may proceed by a different rate. The same thing is also applicable for ionic reactions. अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो रिएक्शन तेजी से होगा, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आयन में स्प्लिट होने में समय लगेगा, तो रिएक्शन स्लो होगी, राइट? तो इस तरह से, बट इन जनरल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस स्लो होते हैं और आयनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट इफेक्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर इफेक्ट सुन करके ये फीलिंग आता है कि बढ़ना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि रिएक्शन का रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। मतलब स्टूडेंट ही तो हैं, हर तरह की बात दिमाग में आ ही जाती है। खैर, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बात तो फालतू है, उसकी बात तो अपने दिमाग में ना आनी चाहिए तो ही अच्छा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और सिर्फ बढ़ता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और इवन सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा टक्कर मारेंगे दूसरे मॉलिक्यूल को और प्रोडक्ट में बदलने का चांस बढ़ जाएगा। इसको मैं डिटेल में आगे आर्हेनियस इक्वेशन में समझाऊंगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी बताऊंगा। अभी सिर्फ हम इतना समझ लें कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एंड रीजन मैंने आपको समझा दिया कि just by increasing temperature we are going to increase number of collisions, and more will be the number of collisions, more will be the chance for reactant to gets converted into product. So on increasing temperature, rate of reaction increases. इसमें भी एक बड़ी यूनिक बात कहते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, नॉट फॉर ऑल, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रेट इंक्रीजेस और रेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ज्यादातर रिएक्शंस का डबल हो जाता है। बढ़ता है वो बात समझ में आती है, सब ठीक है, डबल हो जाता है ज्यादातर रिएक्शंस का। ये हम लोग आगे सीखेंगे आर्हेनियस थियरी में। बट इस तरह का वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, जो रेट ऑफ रिएक्शन का वेरिएशन है, इट इज वेरी रैपिड, इट इज ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल। तो अगर मैं मान लूं कि रेट ऑफ रिएक्शन at temperature T is equal to, या let's say 25 ले लेता हूं,
25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू लेट से R. तो रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी 2R. ऐसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा 2 पावर 2R. ऐसे n टाइम्स अगर मैं बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं R at T2 इज इक्वल टू R at T1 इंटू 2 raised to the power n. RT2 इज इक्वल टू RT1. RT2 क्या है? RT2 है रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 एंड RT1 है रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1. ठीक है, इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं RT2 अपॉन RT1, जिसे आप लोग आगे समझेंगे KT2 अपॉन KT1 के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं. We'll discuss it later. This is going to be 2 raised to the power n, where n is going to be T2 minus T1 upon 10. यानी कितनी बार आपने 10-10 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ाया है. तो यहां से अगर मैं दो रेट का रेशियो निकालूं RT2 अपॉन RT1, दिस इज गोइंग टू बी KT2 अपॉन KT1. ये एक्चुअली रेट कांस्टेंट है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे. रेट कांस्टेंट है. तो यहां से दो टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो निकल जाएगा विच इज इक्वल टू 2 raised to the power n, सब्जेक्टेड टू कि ये 2 फैक्टर से ही चेंज हो. यदि किसी और फैक्टर से चेंज हुआ तो क्या होगा जरा समझिए. यहां पे एक टर्म आता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन at 2 temperatures having a difference of 10 degree. मतलब R at T2, या ऐसे लिख लें R at T plus 10, R at T plus 10 divided by R at T is equal to K at T plus 10 upon K at T, and this is going to be temperature coefficient. ठीक है, यहां पे KT है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T एंड KT प्लस 10 है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T प्लस 10. ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू जितना अभी मैंने बताया उस हिसाब से तो 2 होती है, बट इन जनरल टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 to 3. वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 and 3. कुछ रेयर केस में 3.5 भी देखा गया है, बट इन जनरल टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है. इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन मैंने अभी लिखा था कि RT2 इज इक्वल टू RT1 2 raised to the power n, उससे ज्यादा प्रिसाइसली मुझे क्या लिखना चाहिए RT2 इज इक्वल टू RT1 टेम्परेचर कोएफिशिएंट raised to the power n. यानी कि अगर 2 की बजाय 1.5 के मल्टीपल से या 2 की बजाय 2.5 के मल्टीपल से बढ़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 डिग्री बढ़ाने के बाद वो रेट 2.5 टाइम्स हो जाएगा या 1.5 टाइम्स हो जाएगा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी. ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अंडरलाइनिंग बात क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा. ज्यादातर रिएक्शंस के लिए हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. फाइन, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त हुआ. अगली क्लास में हम लोग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में सीखेंगे. ठीक है, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.